गुड इवनिंग। तो हम अपनी करंट बोलो एक बार पर्सपेक्टिव सीरीज में आज बात करेंगे एक स्कीम की जिसका नाम है गोवर्धन स्कीम, है ना। तो इस गोवर्धन स्कीम में सबसे पहले तो इसका पूरा नाम सीखें। पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तुम्हें भी। जुगाड़ खाता कर दिया कुल मिला के, ये नाम ऐसा दिखे इसलिए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक एंड बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, लास्ट में अलग क्या कर दिया, धन कर दिया। पहला नाम ये जो गोबर है इसका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक एंड बायो एग्रो रिसोर्सेज। हंसे मत, दांत निकाल रहा। इधर देखो, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, जो अपना आयरन लोहा या जो स्टील होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए इस लोहे और स्टील के जो बर्तन पाइप जो कुछ भी सरिये बार जो भी होते हैं उसके ऊपर जिंक यानी कि जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है ना। तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण कहलाता है। अब ये तो हो गया इसका साइंटिफिक केमिकल टर्म। यहां पर ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ निकलता नहीं है। तो यहां पर गैल्वेनाइजेशन एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, सेंसिटाइज करना, जो वो प्रमोट करना या फिर उसको तेजी से किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना। तो गैल्वेनाइजिंग मतलब सामाजिक संदर्भों में किसी काम को तेजी लाना, तेजी से करवाना, उसके लिए गैल्वेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनिक यानी कि जैविक एंड बायो एग्रो यानी कि जो अपनी खेती के दौरान विभिन्न प्रकार की चीजें निकलती हैं उन संसाधनों का यूज करके और बायोगैस बनाने से संबंधित एक स्कीम है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। यह गोवर्धन योजना या जो स्कीम है ये भारत सरकार द्वारा सन 2018 में प्रारंभ की गई थी। एक हमारे अभियान चल रहा है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान और इसके दो मॉड्यूल है, अर्बन और रूरल। और इसका जो ग्रामीण मॉड्यूल है उसके तहत गोवर्धन स्कीम शुरू की गई थी। तो सन 2018 में यह स्कीम शुरू की गई स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत, अर्बन वाले के तहत नहीं, ग्रामीण के तहत। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती के दौरान, खेती करने के बाद जो फसल के अवशेष क्रॉप रेजिड्यू बच जाते हैं वो पशुपालन गांव में किया जाता है। तो पशुओं का मलमूत्र कूड़ा कचरा या फिर वहां पर कोई बाजार है लोकल, उसमें फल सब्जी ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलते हैं वो, या अन्य कोई भी उपयोग के बाद में जिनका जैव निम्नीकरण कर सके, जिनको माइक्रोब सूक्ष्म जीव जिनका अपघटन कर सके, ऐसा कोई अपशिष्ट या वेस्ट जो है उस वेस्ट को काम में ले और इस वेस्ट से बनाए बायोगैस। अब ये बायोगैस क्या होती है, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस बेसिकली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे फसलों के बचे हुए अवशेष, रसोई घर का कूड़ा कचरा, बाथरूम का कूड़ा कचरा, जानवरों का फीकल मटेरियल, इस तरीके की जो चीज होती है उसको एक ऐसे चेंबर में रखते हैं जो एयर टाइट होता है और इस चेंबर में ये कूड़ा कचरा भर दिया जाता है वाटर सॉल्यूशन के अंदर और यहां पर अनएरोबिक अवायवीय माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव पनपते हैं और वो इस कूड़े कचरे को अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इस दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ गैसें निकलती हैं। उन गैसों में सबसे प्रमुख गैस है मीथेन। तो कौन सी गैस है, मीथेन। साथ में थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, साथ में थोड़ी सी मात्रा में CO2 बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है या हाइड्रोजन या जलवाष्प वगैरह भी बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर किसी चीज का होता है तो वो होता है मीथेन का, सबसे ज्यादा मीथेन बनती है। आगे बात सुन। अब यहां पर ये जो मीथेन गैस बनी है इस चेंबर में, इसको एक मशीन आती है जिसका नाम है कंप्रेसर
और उस कंप्रेसर की मदद से इसको कंप्रेस कर दिया जाए, तो चूंकि ये जीवों के अपशिष्ट से बनी है इसलिए इसका नाम है बायोगैस, और इसको कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस कर दिया जाए तो इसको कहेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस या सीबीजी कहेंगे। सही है। तो गोवर्धन स्कीम जो है उसके तहत कंप्रेस बायोगैस बनाई जाए और पीछे जो ये कूड़ा कचरा बचता है इसको मेन्योर के रूप में, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में काम में ले लिया जाए। तो इससे खेतों की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और दूसरा ये बायोगैस बन गई तो हमारे फ्यूल, ईंधन के रूप में भी काम में आ जाएगी, फ्यूल के रूप में काम में आ जाएगी। और साथ में एक और फायदा, जो कूड़ा कचरा गांव में फैला रहता है जिसपे मक्खी मच्छर पनपते हैं और उससे लोग बीमार होते हैं, उसका भी निपटान होगा। यानी कि गांव साफ सुथरे, साफ सुथरी ऊर्जा और खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं है। तो भारत सरकार ये 2018 से गोवर्धन स्कीम चला रही जिसका उद्देश्य बायोगैस और मेन्योर बनाना है। लेकिन इस स्कीम को लागू करने के लिए इसके अलग अलग मॉड्यूल 4 मंत्रालयों में बिखरे हुए थे। अभी अपनी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इन्होंने ये चारों मंत्रालयों से इस स्कीम के कंपोनेंट हटाकर एक मंत्रालय में समेकित कर दिए, एक मंत्रालय में इकट्ठे कर दिए और उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उसके तहत आ गई है अभी ये स्कीम पूरी तरीके से। तो इसका मतलब गोवर्धन स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके अंदर में आ गए। पहले कितने मंत्रालयों में बिखरी हुई थी? 4 मंत्रालयों में। अब इस स्कीम को दोबारा से हमारी कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है, जिसका उद्देश्य है कि अगले 10 सालों में हम जो बायोगैस है, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसका उत्पादन 10 गुना बढ़ाएं, 10 सालों में 10 गुना बढ़ा दें। हमारी क्षमता जो 2026-27 में है उसका 10 टाइम बढ़ा दें हम। कब तक? 2035-36 तक। आ गई बात समझ में? अब ये जो काम किया जाएगा बायोगैस को बढ़ाने के लिए अगले 10 सालों में 10 गुना, उसके लिए इस गोवर्धन स्कीम के 6 टारगेट हैं। कितने टारगेट है? 6 टारगेट है, 6 लक्ष्य है, पूरे करेंगे। वो 6 लक्ष्य तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी साइंस बता देता हूं, इसका बैकग्राउंड। ये बायोगैस जो होती है, इस बायोगैस का प्रमुख कंपोनेंट होता है मीथेन। सही है। एक गैस होती है जिसका नाम है नेचुरल गैस, और एक गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। सही। अब ये जो नेचुरल गैस है, अच्छा ये बायोगैस है, ये तो कैसे बनाई गई है? बाई माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अपघटन से बनी है ये बायोगैस, जिसका प्रमुख कंपोनेंट क्या है? मीथेन है। दूसरा, ये जो नेचुरल गैस होती है एनजी, ये जो हमारे तेल के कुएं होते हैं, क्रूड ऑयल, जब उसमें से क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो क्रूड ऑयल के साथ साथ में नेचुरल गैस भी बाहर आती है, और इस नेचुरल गैस को जब हम प्रेशर डाल के कंप्रेस कर देते हैं तो ये बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी का यूज सामान्यतः व्हीकल में किया जाता है, वाहनों में चलाने के लिए सीएनजी पंप खुले हुए जगह जगह पे। अगर इस सीएनजी के ऊपर प्रेशर और डाल दिया जाए तो ये गैस के रूप में न रह के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको एलएनजी कह देते हैं। एलएनजी का यूज घरों में किया जाता है, रसोई गैस के रूप में किया जाता है। इसका यूज इंडस्ट्री में हीट पैदा करने के लिए किया जाता है। सीएनजी भी किया जा सकता है, सीएनजी भी घरों में सप्लाई व्हीकल के साथ साथ में यूज की जा सकती है, रसोई घर के अंदर खाना पकाने के लिए एलएनजी भी की जा सकती है। तो नेचुरल गैस क्या है? जो तेल के कुओं से निकलने वाली गैस होती है क्रूड ऑयल के साथ, उसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। और ज्यादा दाब डाल दिया तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या कह देते हैं? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये जो क्रूड ऑयल हमने यहां से निकाला, उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लेके जाते हैं और रिफाइनरी में इसको गर्म करते हैं और एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। और इस प्रभाजी आसवन विधि से हम इस क्रूड ऑयल को जब गर्म करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, पैराफिन। इसके साथ साथ में गैस भी मिलती है जिसका नाम होता है पेट्रोलियम गैस।
और इस पेट्रोलियम गैस के ऊपर प्रेशर डाल दोगे तो ये लिक्विफाइड हो जाएगी, तो इसके लिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आ गई बात समझ? इस गैस में मीथेन होता है। नेचुरल गैस में भी प्रमुख रूप से मीथेन पाया जाता है, इसलिए दोनों का कॉम्पोजिशन बाय एंड लार्ज एक जैसा होता है। इसमें कुछ इंप्योरिटी हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हो, उनको अगर हटा दिया जाए तो इसमें 95%, 96%, 99% तक मीथेन होता है, और इसमें भी मैक्सिमम मात्रा मीथेन की है। इसलिए इन दोनों गैसों को सीएनजी और कंप्रेस बायोगैस सीबीजी, इन दोनों को अगर आपस में ब्लेंड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी क्वालिटी पर। यानी कि हम जो नेचुरल गैस उन देशों से मंगवाते हैं जिनमें तेल के कुएं हैं, तो इसका मतलब ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और ये गैस हमारे घर में कूड़े कचरे से बन सकती है। आई बात समझ में? अगर हम इस गैस में ये वाली गैस मिलाएं ब्लेंड, जैसे हम पेट्रोल में बायोएथेनॉल मिला रहे हैं, वैसे ही सीएनजी में सीबीजी मिलाई जा सकती है। तो जैसे पेट्रोल में बायोएथेनॉल मिला के पेट्रोल की डिमांड कम की जा सकती है, वैसे ही सीएनजी में सीबीजी मिला के सीएनजी की डिमांड कम की जा सकती है। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये जो एलपीजी गैस है, इसमें मेनली जो वो एक तरीके से प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसें ज्यादा पाई जाती है। ऑल नहीं, ये तो अल्कोहल हो जाएगा। प्रोपेन ब्यूटोन जैसी गैसें ज्यादा पाई जाती है, और ये गैसें भारी होती है मीथेन की तुलना में, क्योंकि कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनका आपस में मिक्सिंग नहीं होता। इसमें याद रखना, एलपीजी में मीथेन ना के बराबर होती है या एब्सेंट होती है। एलपीजी में मीथेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसको कुकिंग गैस कहते हैं। ये कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से हीट बहुत ज्यादा देती है। इसको क्लीन एनर्जी सोर्स कहते हैं, साफ सुथरा। जब गाड़ियों में सीएनजी काम में ली जाती है तो उसके साइलेंसर से कोई धुआं नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि सीएनजी 100% जल जाती है। जल जाती है तो पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो प्रदूषण कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, सिंपल सी बात। तो इसलिए इसको क्लीन एनर्जी सोर्स कहते हैं। क्लीन एनर्जी सोर्स है ये। तो अब अपनी स्कीम क्या है? गोवर्धन के तहत हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे और उसको सीएनजी के साथ मिला के या अकेले यूज कर सकते हैं। किस काम के लिए? घरों में चूल्हे जलाने के लिए, गाड़ियों के वाहन चलाने के लिए, या इंडस्ट्री में हीट पैदा करने के लिए। इससे अपना लाभ क्या होगा? इनमें आपको कई बेनिफिट है। इसमें क्या बेनिफिट होगा अपना? एक तो कूड़ा कचरा निपट जाएगा, गांव साफ सुथरे और क्लीन एनर्जी सोर्स पैदा होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, बाहर से जो गैस मंगा रहे उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा, बहुत सारे फायदा ही फायदा, चारों तरफ बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे इससे। आ गई बात समझ? अब वो 6 पिलर कौन से हैं जो कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन से संबंधित हैं गोवर्धन योजना के तहत, फिर अपना काम ये पूरा हो जाएगा। अब वो 6 पिलर हैं। सबसे पहले, अब मान लो सरकार प्रमोट करे कंप्रेस बायोगैस बनाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे कि आप गांव में रहते हो और रोजगार पैदा करने के लिए आप वहां पर जो गांव का कूड़ा कचरा है खेतों वगैरह से, उसको इकट्ठा करो और एक संयंत्र लगाओ और उसमें बायोगैस बनाओ। लोग मोटिवेट हो गए, देशभक्ति से ओतप्रोत हो गए और बायोगैस बनाने लग गए। अब पता लगा बायोगैस बनाने तो लग गए, कोई मार्केट में खरीदने वाला ही नहीं है, करें क्या? तो बिजनेस में क्या लग जाएगा? घाटा। सरकार ने कहा कि चिंता मत करो, तुम ये जो बायोगैस बनाओगे उसकी क्या होगी? अश्योर्ड सीबीजी ऑफ टेक होगी, पक्का खरीद लिया जाएगा, गारंटी है इस बात की। तुम तो उस चक्कर में मत फंसना कि आपने बना दिया और कोई खरीदने वाला ही नहीं है। अश्योर्ड, निश्चित तौर पे खरीदारी कर ली जाएगी। दूसरा, उसके दिमाग में डाउट आएगा कि खरीद तो लेगी सरकार, इसको बनाने में मेरा खर्चा आया सपोज 150 रुपये और सरकार मुझे दे रही है 125 रुपये, 25 रुपए का घाटा हो जाएगा मुझे तो। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका ये जो प्राइस होगा वो सरकार पहले तय कर देगी और वो अगले 10 साल तक स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक तो उस पैसे में खरीद रही है और आगे जो है वो फिर सस्ता कर दे, एक बार लगाए फिर घाटे का सौदा हो जाए। तो इसमें कहा सरकार ने कि आप चिंता मत करो, हमने पहले ही प्राइस ओपन कर दिया मार्केट में, आपके भोगे पड़े, आपके 5 कपड़े राजी, देवी देवता राजी, भैरवजी भौमिया राजी, तो इसको लगाओ। तो इसका मतलब प्राइस क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा आने वाले टाइम में। तो सीबीजी प्राइसिंग फ्रेमवर्क को स्टेबल कर दिया अगले 10 साल के लिए। 10 साल में तो लागत निकल जाएगी और वो एक पक्का बिजनेसमैन बन जाएगा, इसकी बारीकियां समझ जाएगा। फिर उसके बाद अगला, कैपिटल असिस्टेंस। कोई एक नौजवान कहे कि मैं लगाना चाहता हूं, ये मैं कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाना चाहता हूं और फिर
कोई दूसरा नौजवान कहे कि मैं इसकी सप्लाई चेन में काम करना चाहता हूं, और कोई तीसरा आदमी कहे कि मैं हर घर में कनेक्शन देके उसके थ्रू जो है वो पैसे रिटर्न करना चाहता हूं ऐसा। तो इन सारे कामों को करने के लिए क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा। और पैसा उनके पास है नहीं, बिजनेस आइडिया है, तो उनको बैंक से लोन, कैपिटल असिस्टेंस, यानी कि पूंजी जो है उसके बराबर उनको लोन मिल जाएगा बिना किसी, अगर आप पात्रता पूरी करते हो तो 85% के आसपास क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी पैसे घर से लगा लो। फिर उसके बाद में कि साहब बन तो रही है लेकिन आगे घरों तक नहीं पहुंच रही, क्यों? क्योंकि इसका सिलेंडर भर के पहुंचाने की मैकेनिज्म नहीं है, या शहरों में कॉलोनियों में पाइपलाइन नहीं है जो रसोई तक गैसें पहुंचाती है। तो वो पाइप से संबंधित जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि ये गैस बने तो अपने टारगेट ग्रुप तक पहुंचे। फिर उसके बाद में क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, जो मान लो कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, क्रेडिट देके ये संयंत्र बना दिया, और इसकी जो है वो फिजिबिलिटी आगे हर दिन इसको सप्लाई करने के दौरान ऑपरेशनल कॉस्ट जो वो सही तरीके से नहीं निकल रही है, विभिन्न प्रकार की हार्डशिप आ रही है, तो अगले 10 साल तक सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो है वो एक तरीके से काम करेगी। इस दौरान कहीं पर भी प्रोडक्शन में, सप्लाई में या अन्य किसी चीज में भी अगर कोई चैलेंज या दिक्कत आएगी तो चिंता मत करना, सरकार उसके लिए बैठी है कि हम उस चैलेंज को सोल्व करेंगे। तो कुल मिला के ये 6 फ्रेमवर्क है जिसमें बना के खरीदने से लेकर, प्राइस स्टेबिलिटी से लेकर, लोन देने से लेकर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेकर चैलेंज पूरा करने का काम करेगी। तो इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर के लोग मोटिवेट होंगे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, उनका प्राइस स्टेबल रहेगा तो उपभोक्ताओं को भी पता रहेगा ये सारा काम। और साथ में जो बड़े शहरों में पहले से सीएनजी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी बोल दिया जाएगा, क्योंकि सीएनजी और बायोगैस का केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसा है, और आप ये जो सीएनजी सप्लाई कर रहे हो उसमें बायोगैस का मिलाना शुरू करो ताकि ये पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो एकदम बढ़िया बनी रहे। आई बात समझ में? अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं और इससे क्या फायदा होगा, क्या विजन, क्या उद्देश्य, अपने जो बातें की वही बातें हैं। और प्लस गोवर्धन को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए पहले से जो 3 या 4 स्कीम चलाई जा रही है वो कौन कौन सी है उनका भी हल्का हल्का सा हम जिक्र कर लेते हैं, तो ये अपना आर्टिकल पूरा हो जाएगा। तो चलो फिर तो 6 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो गोवर्धन स्कीम है उसका कितना अगले 10 साल के लिए बजट सैंक्शन किया गया? 23,731 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य नेशनल बायो एनर्जी का सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि कूड़े कचरे को इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाना गोवर्धन को मंजूरी दी है। अब इसका पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक एंड बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये मूल रूप से कब से? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का 2018 से, जिसमें सॉलिड और जो लिक्विड अपशिष्ट है उसको मैनेजमेंट करने का एक अभिन्न अंग के रूप में, जिसमें क्या उद्देश्य था? जानवरों के, रसोई के, फसलों के या बाजार का जैविक कचरा है उसको एक तरीके से खाद और बायोगैस में कन्वर्ट करना। तो भारत की ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके लिए इस सारी चीजों को एक साथ में मिला दिया, एकीकृत कर दिया। अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पहले ये 4 मंत्रालयों में बिखरी हुई थी, अब इनको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा ये पैसा खर्च करने का? अगले 10 साल तक ये रहेगी। अब उसका उद्देश्य, कंप्रेस बायोगैस का उत्पादन अगले 10 सालों में कितना? याद रखना इस बात को, बेहद महत्वपूर्ण। बड़े पैमाने पर लोगों को निजी निवेश आकर्षित करना ताकि उनको एक सिक्योर बिजनेस मॉडल मिले तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट होंगे, और देश में सर्कुलर इकोनॉमी को विकसित करना। विजन क्या है? भारत के अंदर जो कूड़ा कचरा है उसी को वैल्यूएबल यानी कि पैसे जनरेट करने के विकास में मददगार बनाना। दूसरा, गांव को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के जो वो टूल बनाना, और साथ में किसानों को ऊर्जा सुरक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टिसिपेशन कराना। जो 6 इसके अलग अलग मॉड्यूल है उनमें सबसे पहला क्या? सुनिश्चित खरीद। जो ये बनाया जाएगा उसको सुनिश्चित खरीद की जाएगी। अब सरकार से ये सवाल पूछ ले अपन, सप्लीमेंट्री खरीदेगा कौन? सरकार खुद खरीदेगी या सरकार किसी को इसके लिए अपॉइंट करेगी या इसके लिए कोई और मैकेनिज्म है? तो सरकार ने कहा कि बड़े शहरों में जो सीएनजी देने वाले
जो संस्थाएं हैं जो सीएनजी के डिस्ट्रीब्यूशन करती है, हम उन कंपनियों को बोलेंगे कि आप जो कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हो वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो एजेंसियां हैं वो आपकी इस कंप्रेस्ड बायोगैस को खरीदेंगी, क्योंकि वो सन 2026-27 में जो सीएनजी सप्लाई कर रहे हैं उसमें 3% क्या मिलाएंगे, सीबीजी कंप्रेस बायोगैस। अगले साल ये 1% और बढ़ जाएगा, उससे अगले साल 1% और बढ़ जाएगा। तो सीएनजी की जितनी डिमांड है उसमें अगर 5% भी हम कंप्रेस बायोगैस मिलाते हैं तो एक अच्छा खासा परसेंटेज आ जाता है, और उसके आगे फिर और ज्यादा चीजें शामिल करती जाएगी। दूसरा पिलर है जो है वो फिक्स प्राइस का तय करना। अब इसमें यह तय किया गया कि 1 किलो जो कंप्रेस बायोगैस होगी उसका मूल्य तय किया जाएगा 105 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर इसको टेक्निकल टर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए है MMBTU, जिसका मूल्य रखा गया है 2110 रुपए। अब ये क्या चीज है, M का मतलब तो है यहां पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक किसी भी फ्यूल की अंदर कितनी हीट पैदा करने की क्षमता है उसको नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है जिसका नाम है BTU। इस BTU में किसी भी फ्यूल की क्षमता को नापा जाता है उसकी हीट पैदा करने की क्षमता से, न कि वॉल्यूम से। अब मान लो कि पेट्रोल 10 लीटर है, कोयला 1 क्विंटल है और सीएनजी मान लो कि 5 जो वो लीटर है। अगर इन सब को चलाएंगे तो हीट की मात्रा एक जैसी निकलेगी। तो इन सब में सिमिलरिटी दर्शाने के लिए हीट के आधार पर इनका जो निर्धारण किया जाता है वो किस में किया जाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसका जो 1 किलोग्राम का मूल्य तो तय किया गया 105 किलोग्राम, और हीट पैदा करने की क्षमता के हिसाब से कितना तय किया गया, 2110 प्रति मिलियन BTU, मतलब जो वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से तय किया गया। टेक्निकल है थोड़ा सा बात, और ये अगले कितने सालों तक प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, 10 सालों तक। तो ये दूसरा पिलर हो गया। फिर तीसरा पिलर पूंजीगत सहायता। अब मान लो कि जो कोई नया लगाना चाहता है और जब पहले से लगा हुआ उसको बढ़ाना चाहता है तो उसमें सिर्फ संयंत्र लगाने से ही नहीं, उसकी पाइपलाइन बिछाना, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके लाना, उसके लिए मशीनों की आवश्यकता, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, उन सभी को फाइनेंस किया जाएगा। प्लस कोई व्यक्ति मान लो बायोगैस प्रोडक्शन का एक संयंत्र लगा चुका है और हर दिन वो 1 टन जो वो बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे वाले संयंत्रों को 2 करोड़ रुपए तक एक्स्ट्रा आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये सहायता जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो संयंत्र लगाने के लिए, उसका कूड़ा कचरा इकट्ठा करने से लेकर बाकी सप्लाई लाइन तक भी बनाने के लिए। और पहले से कोई, ये तो है ग्रीन फील्ड के लिए, पहली बार कोई लगाएगा इस क्षमता का, जो पहले से काम कर रहे हैं और वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो वो भी इस प्रकार की सहायता के लिए इसमें पात्र होंगी। ठीक है, तीसरा पैनल। चौथा, पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार। तो औद्योगिक क्षेत्रों में और शहरी घरेलू क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से कंप्रेस बायोगैस पहुंचाई जा सके, उसकी बात 4 हो गई। पांचवा, जो क्रेडिट गारंटी, जो नए संयंत्र लगाने के लिए इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने पोर्टेबल आवेदन किया और सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो उनको 85% तक जो क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाता है। सबसे लास्ट, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिसमें कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस हो, सप्लाई हो और सेफ सिक्योर यूज हो पाए। उसके अंदर जो भी चैलेंजेस आते हैं उन सभी चैलेंजेस को लॉक करने के लिए, सोल्व करने के लिए एक अलग से फंड बनाया गया है, जिसमें सरकार जहां जहां दिक्कत दिखेगी उस 23,731 करोड़ रुपए में से पैसा खर्च किया जाएगा, ताकि किसी जिला स्तर पर, गांव स्तर पर या किसी भी ब्लॉक लेवल पर सीबीजी का बहुत बेहतरीन उपयोग कर पाए। तो ये 6 इसके टारगेट है जिसके बारे में अपन ने बात की। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो एक पोर्टल है जिसका नाम है गोवर्धन यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसमें कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो जानकारी लेगा, अपने कागज पत्री वगैरह जो भी है, निवेश करना, कौन सी एलिजिबिलिटी कहां लगाएगा, वो सारी जानकारी अपलोड करेगा और ट्रांसपेरेंट वे में, बिना किसी रेड टेपिज्म, बिना किसी करप्शन के, उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के बाकी सब चीजें आराम से शुरू हो जाएंगी। अभी तक कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इसके तहत संयंत्र लगाने में, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने करवा लिया इस पोर्टल पर, 1908। इनमें से जो वो 217 तो चालू हो चुके हैं और 339 अभी अंडर प्रोसेस है, काम होना शुरू हो गया है, बाकी का अप्रूवल अभी हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में और इससे रिलेटेड जो वो संभावित लाभ क्या क्या होंगे अगले 10 सालों में, बड़े पैमाने पर जो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। जब सरकार इस तरीके का एक स्टेबल सिस्टम तैयार करेगी तो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे।
इसके बाद विदेशी मुद्रा बचत, अपने को नेचुरल गैस खरीदने में जो पैसा बाहर देना पड़ता है वो यहीं पर बचेगा। जीवाश्म ईंधन यानी कि जो बाहर से हम पेट्रोल डीजल जलाते हैं उसकी हीट जो है वो अगर हम इससे पैदा करेंगे तो कम जो वो CO2 निकलेगी। जीडीपी में योगदान यानी कि इसमें रोजगार नौकरी सब पैदा होंगे और प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो 75,000 करोड़ रुपए का 1.5 लाख के आसपास रोजगार पैदा होंगे, CO2 का उत्सर्जन कम होगा और फर्टिलाइजर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा अपने को। 250 मिलियन मीट्रिक टन अपने को मिल पाएंगे। अब इससे जुड़ी हुई जो भारत सरकार की दूसरी पहल है उसमें स्टेट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में CNG यूज की जाए उसके साथ CBG यानी कि कंप्रेस बायोगैस भी यूज की जा सकती है। तो ये विपणन कंपनियां जो इंडियन ऑयल, टोरेंट वगैरह जो भी बेचती है तो इसको CNG के साथ CBG मिक्स करके आराम से चलाएं गाड़ियां। बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, गांव में जो खेतों में बिखरा हुआ है फल सब्जी मंडियों में इकट्ठा करने के लिए जो अत्याधुनिक मशीनें, क्योंकि मैनुअली उनको इकट्ठा करना मुश्किल होता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड करके कच्चा माल इकट्ठा करने से संबंधित मशीनरी को जो उसकी सहायता के लिए अलग से फंड, साथ में मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट स्कीम फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, जो ऑर्गेनिक खाद है, कार्बनिक खाद है, उसको मार्केट में प्रमोट करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किया जाए, उससे संबंधित ये है। कोई इसको पैदा करेगा तो प्रति टन के हिसाब से 1500 रुपए का एक्स्ट्रा उसको जो असिस्टेंस मिलेगा। लास्ट में जो डेवलपमेंट ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो कि 2024-25 से 28-29 तक के लिए है और इसके लिए फंडिंग भी अलग से तय की है जो कि CNG और कंप्रेस बायोगैस के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो ये इसकी गोवर्धन की सहायक जो स्कीम इससे जुड़ी हुई है। अब एक सवाल सोल्व करो दिखा, एक ही सवाल सोल्व बनाया आज, ठीक है क्या? पहला, दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं तो कौन सा मंत्रालय है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। अगला 10 गुना बढ़ाना है क्या? और पहले 4 मंत्रालयों में था और अब सारा ये इसमें एक आ गया, ठीक है? तो कौन सा है? बी ऑप्शन आएगा, तो ये भी बी है ना। तो आज का अपना टॉपिक यही था और एक अच्छा टॉपिक बना है ये, प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी बढ़िया। एक अच्छा ग्रामीण लेवल पर रूरल डेवलपमेंट में आप कहीं पर इसको SDG से कनेक्ट करवा सकते हो और इसको रूरल एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करवा सकते हो, है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण से कनेक्ट करवा सकते हो, क्लीन एनर्जी से कनेक्ट करवा सकते हो। जब भी लिखने की बात आए तो मल्टीपल डायमेंशन सोच के और उसको आप कर सकते हो, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।